अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो कराची वालों के लिए खुशखबरी थी कि ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल करके वज़ीर आज़म कल उसका इफ्तिताह करने वाले थे, लेकिन दूसरी तरफ इसी मामले पे मुस्लिम लीग नून ने, जिसने ये प्रोजेक्ट दिया ग्रीन लाइन का, उसकी क़यादत ने ये आज तय किया, कल रात को ये तय किया कि आज उसका जो का मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे, एक अलामती इफ्तिताह जिसको कहते हैं वो करने का सोचा। जब अलामती इफ्तिताह करने के लिए नून लीग की जो लीडरशिप है वो वहाँ पर पहुँची, तो एक अलग ही मामला खड़ा हो गया कराची के अंदर, और एक कियोस्क की सी सिचुएशन क्रिएट हो गई, जिसके अंदर एहसन इकबाल साहब थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे कि मुझे चोट भी आई है, और वो कराची के आवाम की तरफ से मंसूबे की तकमील पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा कर रहे थे, और ये सारा मामला हो गया। आखिरकार हुआ क्या है और इशू क्या है, और पीटीआई के ऊपर जो है वो मौजूदा जो हुकूमत है वफाकी, उसके ऊपर इसकी सारी जिम्मेदारी डाली जा रही है। मैं इसी पे पहले बात कर लेती हूँ। आज प्रोग्राम में राना मशहूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब के सीनियर रहनुमा, उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया राना मशहूद साहब। राना मशहूद साहब, आखिरकार हुआ क्या आज ये सारा मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि कराची के अवाम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं इस मंसूबे के ऊपर, जो मियां नवाज शरीफ साहब का तोहफा है कराची की अवाम के लिए, क्योंकि कराची एक जो है मेगा सिटी है और इसके अंदर बेहतरीन ट्रांसपोर्ट इस कराची के शहरियों का हक है। और यही विजन PMLN का हमेशा से रहा है कि कराची जितनी तरक्की करेगा पाकिस्तान उतनी तरक्की करेगा, क्योंकि कराची जो है वो एक बंदरगाह और एक सनती शहर होने के साथ साथ पल्स पाकिस्तान की जो है वो कराची से चलती है। तो इसीलिए हमारा है कि कराची के अंदर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, पानी का जो है पीने का पानी, सीवरेज, इन तमाम चीज़ों पे कराची को फोकियत दी जानी चाहिए। और इसी के ऊपर हमने ये पहला प्रोजेक्ट जब हमने लॉन्च किया था, जब हमने मेट्रो लाहौर लॉन्च की थी, तो उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया था वो कराची के लिए किया गया था। और उसके बाद जो है वो रावलपिंडी और मुल्तान की जो है वो मेट्रोज आई थी। लेकिन बदकिस्मती से कराची का जो प्रोजेक्ट है वो सियासत की नजर हो गया, और इसके अंदर हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत, क्योंकि जो काम वफाक का करने वाला था वो हमने सारे का सारा कंप्लीट कर दिया था, और कंप्लीट करके इसको असूली तौर पर 2017 में चल पड़ना चाहिए था। लेकिन इसके अंदर जो डिलेज आए, मुझे तो सिर्फ इस बात पर हैरत हो रही है कि पीटीआई जो है, जिसको इनमें इतनी ग्रेस होनी चाहिए थी कि ये बताते हैं कि ये मंसूबा मियां नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, कराची के लिए किया था, 90% मंसूबा कंप्लीट है। मतलब इसका जो राइट ऑफ वे है, जो इसका सब कुछ, जो मेन चीज थी, जो इस पे ब्रिजेस बनने थे, जो सब कुछ होना था वो हम करके दे आए हुए थे। और जो बसों के लिए पैसे भी हम दे आए थे, हम एडवांस में सारी पेमेंट करके आए हुए हैं, तमाम कंपनीज हम इंगेज कर कर दे आए थे। पीटीआई ने 3 साल, 3.5 साल का डिले जो इन्होंने सिर्फ जो चलाना था उसके ऊपर, ऑपरेशन के ऊपर जो उन्होंने इतना डिले किया, वो सिर्फ इसलिए किया कि किसी तरह PMLN की छाप खत्म हो जाए। लेकिन अल्लाह का फजल है, जिस तरह कराची को हमने अमन दिया PMLN ने, इसी तरह कराची की खुशहाली, कराची की तरक्की, वो भी PMLN के हाथ से ही होगी इंशाल्लाह। अच्छा, चले ये बात तो है, लेकिन आज जो ये मसला हुआ, ये क्या हुआ? कारकुनान भी आपके वहाँ पर थे, और एहसन इकबाल साहब को काफ़ी चोट भी आई है हाथ पे, वो दिखा रहे थे। तो क्या इशू क्या बना आज जब अलामती वहाँ पे करने गए? किसने रोका, क्या हुआ? देखें, अब ये बड़ी एक, मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक सूरत हाल है। लाहौर में भी जब ऑरेंज लाइन कंप्लीट हुई, तो चूंकि सारा मंसूबा शहबाज शरीफ साहब ने और PMLN की हुकूमत ने बनाया था, तो हमने उसका भी एक अलामती इफ्तिताह किया था, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि किसने बनाया। तो वहां पर जो है इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई थी, लेकिन वहां पर भी इंतजामिया को कह के रुकवाने की कोशिश की गई थी। लेकिन यहाँ पर तो आज उससे भी आगे निकल गए, और यहाँ पर रेंजर्स, जिनको जो है जिनका फर्ज था कि वो वहां पे सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को देखते, ये आए थे लोग वहां पर इफ्तिताह करने के लिए। और एहसन इकबाल साहब जो रेंजर्स को हेड करते रहे हैं एज इंटीरियर मिनिस्टर, कम से कम रेंजर्स को
ये ख्याल करना चाहिए था कि इस पीटीआई की हुकूमत के कहने पे जो वो काम कर रहे हैं, कम से कम अपने एक्स जो बॉस हैं उनका ही लिहाज कर लेते। लेकिन यहाँ पे जिस तरह वहां पे रोका गया, ये वो मेंटेलिटी है जिसका आज पूरे पाकिस्तान को सामना है। आज ये वो लोग जो नारे लगाते थे अपोजिशन में बैठ के कि राइट होता है, जो मतलब रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले लोग, आज इन्होंने आइन और कानून की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। आज जो सियासत के अंदर एक थोड़ी बहुत ग्रेस दिखाई जाती है, इन लोगों ने धरनों में भी वो नहीं दिखाई और हुकूमत में तो बिल्कुल नहीं दिखा रहे। लेकिन इन चीजों से, इन ओछे हथकंडों से मतलब लोगों के दिलों से नहीं आप निकाल सकते। और एहसन इकबाल साहब के जो हाथ पर चोट आई है, वो एहसन इकबाल साहब के हाथ पे वो चोट तो खत्म हो जाएगी, लेकिन इनके रवैये लोगों के दिलों में और जहनों पर नक्श हो चुके हैं। अच्छा, एक चीज है यहाँ पे राना मशहूद साहब, यहाँ हुकूमत तो सिंध गवर्नमेंट मौजूद है, पीपल्स पार्टी की है सूबाई हुकूमत। आपने उनसे पूछा ये जो बद इंतजामी और सारी चीजें हुई हैं, आपकी उनसे कोई बात हुई है कि ये क्या वजह बनी है इस सारे सिचुएशन की? देखें, रेंजर जो है वो वफाकी हुकूमत के नीचे आती है और यहाँ पे किसी मतलब लोकल गवर्नमेंट के किसी इदारे ने नहीं रोका, पुलिस ने नहीं रोका। रेंजर्स को फिर उसी तरह इस्तेमाल किया गया जिस तरह रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया था जब मरियम नवाज साहिबा जब ठहरी में थी एक होटल में, और वहां पर भी जो कुछ हुआ था और उसके बाद कोई उसका ओनरशिप लेने को तैयार नहीं था। तो पता सबको है कि वफाकी हुकूमत में वो लोग बैठे हैं जिनके अंदर जो है जिनको कोई एहसास नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा करप्ट टोला पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गया है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी देखना चाहता है। और इतने मैं समझता हूं कि इनके अंदर अगर थोड़ी बहुत भी ग्रेस होती तो इस बात का ये एतराफ करते कि ये सब कुछ मियां नवाज शरीफ और पीएमएलएन देकर गई है कराची की आवाम को। ठीक है राना मशहूद साहब, बहुत शुक्रिया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब से हमारे साथ मौजूद थे जी, और आज चूंकि कराची में वो भी हैं और ये सारा मामला जो आज बना है, और वो अल्टीमेटली इसका डायरेक्टली कह रहे हैं कि इस सारे मामले से लेना देना जो है वफाकी हुकूमत का है, चूँकि सुबाबदीद उनका है, उनके अंडर में आते हैं ये इदारे सारे, जिसकी वजह से आज ये सारा मामला बना है। सूबाई हुकूमत की तरफ से नहीं वो समझते हैं कि ऐसा कोई मामला है, लेकिन डेफिनेट सी बात है, एक अलामती तौर पे इफ्तिताह करना, और इफ्तिताह करने में नज़र नहीं आता बज़ाहिर के कोई ऐसा कोई काम हो रहा था जो कि गलत हो या कोई रॉन्ग डूइंग का मामला हो। डेफिनेट सी बात है, एक अलामती इनॉग्रेशन था और वो कर सकते थे कारकुनों के साथ, पुर अमन तौर पे किया जा रहा था, रह के किया जा रहा था। बहरहाल आज इस सिचुएशन बहुत वर्स्ट हुई है कराची के अंदर, और इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए है आपस में इदारों के दरमियान। और जमहूरी क़ुव्वतें जो हैं वो हमेशा से डेफिनेट सी बात है एक आवाम का मैंडेट लेकर आती हैं, और उनकी भी बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन उनकी भी एक इज्जत और एहतराम है और उनका भी एक लिहाज और पास है जो कि हम सबको करना चाहिए। बहरहाल जी, एक ब्रेक पे जाती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहे, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। इसी मामले पे आज हम बात करेंगे प्रोग्राम के अंदर भी मजीद भी, कि कराची के हवाले से कि कितनी सीरियस सारी ये इश्यूज़ हैं। और आज जिस तरह से जो वाक़या हुआ है, ख़ास तौर पे एक तरफ वो है, दूसरा महंगाई की मारी आवाम पर एक और वार हो रहा है। फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में ₹5.25 का मज़ीद इजाफा हो रहा है। और फिर इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का आज एक तरफ स्टेटमेंट है जी भारत के हवाले से भी, कि वो फिर कह रहे हैं कि जी भारत में एक ऐसी हुकूमत आए जिससे मुज़ाकरात हो सकें। इस सारे सिचुएशन में वो अभी भी ये चाहते हैं। तो अपोजिशन फिर सवाल करती है कि जी आप अपोजिशन को लेकर तो नहीं मुज़ाकरात करने की बात करते, लेकिन दूसरे ममालिक के की ज़्यादा फिक्र है। बहरहाल इस पर जाएंगे। साथ ही मौजूद है जी पैनल में शाहिदा रहमानी साहिबा हैं, पीपल्स पार्टी से मेंबर कौमी असेंबली, उन्हें खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया शाहिदा बाजी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही मोहम्मद इब्राहिम खान साहब हैं, पीटीआई से एमएनए हैं जी, उनको भी खुश आमदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इब्राहिम साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अली गौहर बलोच साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून से एमएनए हैं, उनको भी खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। सबसे पहले मैं शाहिदा बाजी आपकी तरफ आती हूँ। ये
आज कराची में एक इशू हुआ, चूंकि सूबाई हुकूमत तो आपकी है यहाँ पे, लेकिन डेफिनेट सी बात है कि जो टकराव हुआ वो इदारे वफाकी हुकूमत के अंडर है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले राना मशहूद साहब भी कह रहे थे जी कि ये क्योंकि वो सब आज यहीं पे मौजूद थे और ये सारा मामला वहाँ उन लोगों के साथ हुआ है। बड़ा ही सेड एक मामला हुआ कि अलामती ये किया जा रहा था, एक इफ्तिताह और एक जश्न मनाया जा रहा था बहुत ही पुरअमन तरीके से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कियोस्क में चला गया। क्या कहती हैं आप इस हवाले से? बहुत शुक्रिया रिदा। देखिए, इंतहाई मैं समझती हूँ अफसोसनाक वाक़या है। मैं भी अभी ये वीडियो क्लिप देख रही थी जिसमें एक पार्लियामेंटेरियन, साबिक मिनिस्टर और इंतहाई इंटीरियर मिनिस्टर सीनियर, आप ये देखें सबसे ज्यादा। बिल्कुल, और जी। इंतहाई सीनियर सियासतदान। हाँ। और मैं समझती हूँ कि हर एक की सबसे पहले रिस्पेक्ट ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो। और इस तरह से इदारे के मुलाजमीन जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस के साथ और साबिक मिनिस्टर्स के साथ उनका ये रवैया इंतहाई अफसोसनाक अमल है। हर काम को तहम्मुल के साथ करना चाहिए और हर एक का हक है। और इस मुल्क में जमहूरियत है, तो आप किस तरीके से जोर जबरदस्ती से धक्कम पेल और उनके उसमें हाथ भी जख्मी हुए। मैं समझती हूँ कि मौजूदा हुकूमत तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल करती है सिर्फ अपनी नेक नामी के लिए। हालांकि ये देखा जाए हम पीपल्स पार्टी के, लेकिन पीएमएलएन ने इस मंसूबे को शुरू किया था और ये मुकम्मल नहीं हो सका था। आज जब ये तकमील के मराहिल में और अभी भी नहीं है, जहां तक इसको लेकर जाना था वो नहीं है। जो कराची का मसला था ट्रांसपोर्ट का, वो अभी जहां तक छोड़ के गए थे पिछली पिछली हुकूमत के दौरान, वो वहीं तक, ये नहीं हुआ कि उसे टावर तक पहुंचाया जाता। लेकिन हुकूमत अगर जल्दबाजी में इफ्तिताह भी कर रही थी तो उनको चाहिए था कि वो साबका हुकूमत के जो भी बुजरा थे उनको भी बुलाते और एक खुश उसलूबी के साथ उस इफ्तिताही अमल को किया जाता। और अगर वो आए भी थे तो उनके साथ मुज़ाकरात बातचीत करके उनको कहते जी हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं, आप भी आए। लेकिन जिस तरह से उनके साथ अफसोसनाक वाक़या हुआ, ये मैं समझती हूँ काबिल मज़म्मत है और इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ठीक है, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, जाहिर सी बात है हुकूमत की तरफ से हुकूमत के ऊपर ये बहुत बड़ा एलिगेशन लग रहा है कि जाहिर सी बात है सारे मामले के पीछे चूंकि आपके अंडर आता है इदारा, तो आप लोग जिम्मेवार हैं खासतौर पे सारी सिचुएशन पे। ये क्या आज बड़ा कियोस सा हो गया कराची के अंदर, अनफॉर्चुनेट एक वाकया है। और डेमोक्रेटिक जब लोग काम करते हैं और कोई भी इस तरह का, तो उस पर इस तरह से चीज़ें होना, क्या हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं फिर? ये एग्जाम्पल तो अच्छी नहीं नजर आती किसी तौर से। जी देखिए, मैं तो ट्रैवलिंग में हूँ, मुझे नहीं मालूम कि क्या वाक़या हुआ वहाँ पे। हम्म। लेकिन मैं अगर एक हुकूमत एक चीज़ का कोई एक प्रोजेक्ट है उसका इफ्तिताह कर रही है, उसमें तो साबका हुकूमत का कोई भी आदमी जाकर वहाँ पर उसको क्लेम करने के हवाले से या किसी भी हवाले से जाके कन्फ्रंटेशनल माहौल पैदा करे, वो तो कोई अच्छी बात नहीं होती। कई ऐसे मकसद है आपने देखे हैं पाकिस्तान में कि कोई हुकूमतें कोई प्रोजेक्ट शुरू कराती हैं, उनके इफ्तिताह किसी और हुकूमत में जाके हो जाते हैं, तो वो आवाम सब जानती है कि किसने काम किया है और किसने उसको जो किसकी अचीवमेंट है उसका क्रेडिट देना ना देना आवाम का काम है, बजाय कि कोई साबका पार्लियामेंट यहाँ पे उसका अनड्यू क्रेडिट लेने की कोशिश करे तो और कन्फ्रंटेशनल माहौल में तो फिर उसके बाद वाकयात जो है वो होते हैं। लेकिन मुझे कतई तौर पर मैंने तो मैं ट्रैवलिंग में हूँ कि क्या वाकया हुआ है और इसकी क्या बैकग्राउंड है। अच्छा, चले ठीक है, मैं जरा अली गौहर बलोच साहब की तरफ भी चले जाती हूँ। अली गौहर बलोच साहब, ये वाकया डेफिनेट सी बात है जो हुआ वो तो अभी कुछ देर पहले राना मशहूद साहब बताए थे, क्योंकि आपकी कुछ लीडरशिप यहाँ पे भी मौजूद है, कुछ लोग यहाँ पर हैं कराची में 2 से 3 रोज से, क्योंकि वो सिंध का दौरा और ये सारी चीजें हो रही थी और आज ये अलामती वो। लेकिन अब आप लोग इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि इब्राहिम साहब का भी मौकिफ आ गया है कि जी वो तो इस वक्त ट्रैवलिंग में है, उनको नहीं पता। हम कोशिश करेंगे कि सिंध के भी किसी रहनुमा से पीटीआई के भी कनेक्ट करें और राब्ता करें जो कि जिनको सिचुएशन का पता भी हो। लेकिन बिफोर दैट मैं आपका भी मौकिफ चाहूंगी कि आप क्या कहते हैं इस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिता, बात यह है कि इस पर इब्राहिम साहब तो एक शरीफ आदमी हैं और जाहिर है इस बात पर कोई लॉजिक या कोई दलील दी भी नहीं जा सकती
देखिए ये ग्रीन लाइन जो प्रोजेक्ट है, आपको पता है कि ये नून लीग का प्रोजेक्ट था। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो मतलब है कि इसकी अप्रूवल दी, उसके बाद इस पर काम किया और आपको पता है तकरीबन 80% काम जो है वो इस पर मुकम्मल हो चुका है। अब तो मतलब है कि जस्ट वो बसें वगैरह जो थी वो देनी थी और बाकी सारा मंसूबा मुकम्मल हो चुका था। और इस नालायक हुकूमत से इतने अच्छे में ये भी नहीं हुआ। आप देख लें 4 साल होने के आए हैं तो 4 साल में जो प्रोजेक्ट पिछले टाइम में कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, उसकी बसें तक नहीं दी जा सकी। गुजारिश ये है कि देखें ये हर काम पर, क्योंकि इनकी कारकर्दगी जो है वो तो मतलब है कि पूरे पाकिस्तान पर अच्छी तरह से अयां है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने खुद तो कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट किया नहीं है और मुल्क की मईशत को एक अलग डबो दिया है, मतलब है उसका भट्ठा बिठा दिया है। तो इनके पास जब अपना कोई मंसूबा दिखाने को नहीं है तो ये हमेशा यही इनका रवैया है कि ये हमारी हुकूमत के बनाए हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर ये अपनी तख्तियां लगाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इसी तरह से एक लाहौर से जो है वो मुल्तान मोटरवे जो कि कराची तक मतलब प्रोजेक्ट जाता है और वो आपको पता है कि लाहौर से लेकर जो सखर तक वो कंप्लीट हो चुका है। एक सखर वाला पोर्शन से हैदराबाद वाला रहता है जो कराची तक है, उस पर वो मुकम्मल हो गया। उसका पहले जब शाहिद खान अब्बासी साहब ने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने इफ्तिताह भी कर दिया, मियां नवाज शरीफ साहब ने, वो सी पैक का प्रोजेक्ट है। अब इनके गवर्नर सरवर साहब ने 2 साल पहले और इनके वो मेरा ख्याल है वफाकी वजीर जो हैं मुराद सईद, उन्होंने आकर मतलब दोबारा इफ्तिताह किया। मतलब एक इंसान को कुछ शर्म होती है। अभी मीडिया है, सोशल मीडिया, आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपने तो आज तक कोई एक खोखा नहीं बनाया, आपने तो आज तक कोई किसी गली में एक ईंट नहीं लगाई और आपको मांसवाए आपके वज़रा हैं जो आपकी एटीएम मशीन है वो शाम करप्शन में मुलव्वस हैं। आज जो बिलखसूस कराची का वाकया हुआ उसका पूरे पाकिस्तान मजम्मत कर रहा है। आप सोशल मीडिया पर देख लें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देख लें, वो नून लीग के लोग खैर सगाली के तौर पर गए। ऑब्वियसली उनका एक प्रोजेक्ट है हमारी पार्टी का और वो उधर गए कि मतलब जाहिर है इस चीज की मतलब है कि वो एक कौम को ये भी बताना चाहते थे कि हमारा प्रोजेक्ट, आप उनको जाने दें, वो थोड़ी देर खड़े होंगे, बात करेंगे, करने दें उनका वक्त ताकि अवाम के सामने आ जाए। आपने कोई अपना जेली इफ्तिताह करना है तो आप कर लें। तो ऐसे मौके के ऊपर उनको मतलब है कि वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को आगे करके, और आपने देखा है कि किस किस्म का तज़ीक अमेज इनका रवैया था। लेकिन इस तरह से जब तक ये अपने काम खुद नहीं करेंगे, जब तक ये मुल्क में खुद डिलीवर नहीं करेंगे, जब तक ये अपनी करप्शन और लूट खसूट छोड़कर जो है वो डिलीवर करने पर तवज्जो नहीं करेंगे, तो इस तरह के होशियत फंडों से तो ये अपने आप को नहीं मनवा सकते। पाकिस्तान के अवाम के दिलों से ये निकल चुके हैं। आप देख लें कि जो हमारी स्टॉक मार्केट के हालात है, आप देख लें कि जो पाकिस्तान में महंगाई के हालात है, कि पाकिस्तान की अवाम का जीना दो भर होकर रह गया और इनके वज़रा की और इनकी एटीएम की मशीनों की करप्शन जो है वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। पाकिस्तान में कानून की धज्जियां उड़ा दी गई, हर किस्म का सिस्टम बिल्डोज करते हैं। एक तरफ ये आरटीएस सिस्टम, आपको पता है कि उसके जरिए ये इनकी हुकूमत बनी, वोट चुरा कर आए। अगला इलेक्शन आप ईवीएम के जरिए चुराने की प्लानिंग, आपके वज़रा जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को गालियां देते हैं। अजीब इन्होंने एक मुल्क में जगहगिरी चलाई हुई है जो कि अब चलने नहीं वाली। मतलब पाकिस्तान, आप देखें कि ये ईवीएम की बात करते, भाई आप पहले महंगाई पर तो तवज्जो करें। आप पहले ये तो देखें कि 2 करोड़ लोग गुर्बत से और नीचे चले गए हैं। महंगाई पाकिस्तान की तारीख में आज तक कितनी नहीं जितनी अब महंगाई है। आप देखें कि पाकिस्तान की करेंसी जो है वो मतलब 80 को भी क्रॉस कर गया है डॉलर जो है। और अंदाजा करें कि मतलब है कि इनको कोई फिक्र नहीं है, इन लोगों को कोई उस चीज की, ना इनके लाने वालों को पाकिस्तान की फिक्र है, और ये तो फिर है ही सिलेक्टेड, इनको पाकिस्तान की क्या फिक्र होगी। तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि एक पाकिस्तान के मसाइल का हल वाहिद यही है कि पाकिस्तान में फौरी तौर पर जो है वो एक शफाफ इलेक्शन करवाए जाए ताकि पाकिस्तान में सही नुमाइंदा
हुकूमत आए और जो पाकिस्तान की तरक्की का पहिया, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को एक तरक्की की राह पर डाल दिया था, जिसमें पाकिस्तान में सी पैक जैसा गेम चेंजर प्रोजेक्ट आया, जिसमें आपने देखा कि लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, पाकिस्तान के मतलब है कि तरक्की और खुशहाली की राह के ऊपर चल पड़ा था। और आज इन्होंने जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी IMF के पास गिरवी रखा दिया, हुकूमत पाकिस्तान का उस पर कंट्रोल नहीं। और जो स्टेट बैंक का आपको पता है जो जवाबदेह होगा वो एक इंडियन खातून है, और उसके आगे वो जवाबदेह होगा। ये इनके शर्म का मकाम है, एक एक टका लेने के लिए इन्होंने और इनके अपने गवर्नर का बयान आया, इनके अपने गवर्नर का बयान सुन ले पंजाब से, तो उन्होंने क्या कहा है। मकसद ये है कि इनको आईना जितना भी दिखा ले, इन पर असर नहीं होता किसी बात का। ठीक है, अच्छा ये तो सारे प्रॉब्लम्स है ही। मैं इब्राहिम साहब की तरफ जाती हूँ। इब्राहिम साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है। इब्राहिम साहब, ये भी सारे इश्यूज हैं, ये सारी बात जो कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब, ये तो है। दूसरी तरफ मजीद महंगाई की अब और एक और जिसे कहते हैं ना तिफ तो ये है कि जी वो फिर एक दफा जो है वो फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा करने की बात हो रही है, ₹5.25 का। और वज़ीर आज़म कहते हैं स्पीचेस में कि नहीं जी, पाकिस्तान सबसे ज्यादा अभी भी महंगाई के तनासुब में सबसे कम महंगाई है पाकिस्तान के अंदर, अगर मुमालिक में देखा जाए दुनिया में। आज भी वो यही कह रहे थे। ये बड़ा ही ज्यादा इस वक्त मामला गंभीर है, क्योंकि आप लोग भी जाहिर चाहते हैं अपने हलकों से लड़कर आए हुए हैं। अब क्या जवाब देंगे लोगों को, आवाम को? इस तरह से महंगाई होती रही और उरूज पर पहुंचती रही। तो आपका बेसिक सवाल जो आपने साबका किया था, उसमें सिर्फ आपने वो कोई इनॉग्रेशन के हवाले से बात की थी जी। तो अली गौहर भाई जो है उन्होंने पूरी तकरीर कर दी, जलसे को एड्रेस कर रहे हो जी। सब्जेक्ट टू रिलेटेड सिर्फ जवाब दिया जाए तो बहुत बेहतर है। अब जैसे आपने मेरे से पूछा बिजली के हवाले से, ये सारे कारनामे इन्होंने अपने दौर हुकूमत में दिए। ये IPPs को लाने वाले और इस मुल्क को गिरवी रखने वाले, वो बिजली जो आज ₹2.5 यूनिट जो है की वो अवेलेबल है दुनिया में। कैलिफोर्निया की कंपनी ने कतर को 800 मेगावाट बिजली जो है वो इसी रेट पे दी है, ₹2.5 यूनिट पे। वही बिजली आज हम ₹25 ₹30 यूनिट पे खरीदने के लिए पाबंद हैं कि इन्होंने 2020 तक के मुआहदे किए हुए हैं कि जी ये IPP से आप खरीदें या इस्तेमाल करें ना करें, आप उनको पैसे अदा करते रहेंगे। ये वो मामलात हैं जो एक होते हैं नेशन बिल्डिंग स्टेप्स, एक होते हैं नेशन डिस्ट्रॉइंग स्टेप्स। इन्होंने ये वो स्टेप्स लिए जिनका खमियाजा आज कौम पूरी भुगत रही है, जो कि ये उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जी अब हमने जो है लोड शेडिंग का खात्मा किया। लोड शेडिंग का खात्मा क्या इसी तरीके से किया जाता है कि रुपए वाली चीज जो है वो आप ₹10 में खरीद के कौम पे थोप दें और फिर सारी कौम उसका खमियाजा भुगते हैं और आप अपना उसमें से शेयर उठाएं और लंदन जाके बैठ जाए? ऐसे नहीं होता। कौम को पता है हम पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए आए हैं और पाकिस्तान के लिए ही काम करके कर रहे हैं। और मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ कि इस वक्त जो महंगाई की जो शरह है बाकी ममालिक के मुकाबले में, देखें ये अपने दौर में ₹30 पेट्रोल पे लेवी टैक्स लिया करते थे, हमने उसको जीरो कर दिया है। इस वक्त जो सऊदी अरेबिया में मकसद है जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है, उस मुल्क का जो इस वक्त वहाँ पर तेल की कीमत है वो वाली कीमत हम यहाँ पर माँ सिवाय उसमें जो फ्रेट चार्जेस है ऐड करके वो वाली कीमत हम दे रहे हैं, ताकि हमारे लोगों को कम से कम जो है इसका जो है वो नुकसान हो। वजह यह पूरी दुनिया में कोविड की वजह से एक जो है स्टेगनेंसी आई है। तमाम जो तरसीलात के जराए थे वो सारे बंद हुए। जो चीज $700 में एक कंटेनर जो आता था, अब वो $9,000 में वही कंटेनर जो है उस पर अशिया लाई जाती हैं। तो ये पूरी दुनिया में ये इशू है, तो पाकिस्तान का अकेला इशू नहीं है। ठीक है पाकिस्तान के लिए शायद रहमानी साहब, आप इसको कैसे देखती हैं? ₹5 फी यूनिट, फिर बिजली महंगी हो रही है, IPPs के मुआहदे और वो सारी चीजें वो अगेन आप पे ही जा रही है बात क्या ऑपोजिशन की माजी की जो हुकूमतें रही हैं, जैसा मौजूदा ऑपोजिशन है, उन्हीं की वजह से हो रहा है। देखिए जी, ये नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत है। इन्होंने अवाम से बहुत वादे वईद किए थे। इन्होंने कहा था महंगाई करके हुकूमत करना कोई कमाल की बात नहीं है। इन्होंने कहा था कि पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफों से हर चीज की कीमत बढ़ जाती है
और आज ये बेतहाशा, अगर पिछले नालायक थे तो इतनी कीमतें नहीं बढ़ी थी। लोग कहते नहीं वही लोग अच्छे थे जिनको ये चोर डाकू कहते थे, लेकिन उनके दौर में तनख्वाहें भी बढ़ती थी, मईशत भी मुस्तहकम थी और मुल्क भी सही तरीके से चल रहा था। इस वक्त आपकी फॉरेन पॉलिसी खत्म है, आपकी इकॉनमी खत्म हो चुकी है, आपकी आवाम सांस नहीं ले पा रही, हर चीज पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो आप खुद देखें कि पेट्रोल की कीमतें कहाँ चली गई। 105 का डॉलर 178 180 पे पहुंच चुका है। और आप पहले कहते थे कि रुपीस की कीमत में जब कमी होती है तो मुल्क का कर्जा बढ़ता है। आप बताएं कि आपने मुल्क की कर्जों को कहां पहुंचा दिया। आप पिछली हुकूमतों पे कब तक मलबा डालेंगे। आज 3.5 साल हो गया आप इख्तिदार में बैठे हैं, आपके पास माहिरीन की टीम थी, आप कशकोल तोड़ना जा रहे थे, आप IMF से, आज IMF में जाने से पहले खुदकशी को आप तरजीह देते थे। आज आपने पूरा स्टेट बैंक आपने IMF को दे दिया है, आपने अपनी पूरी मईशत IMF के पास गिरवी रख दी है, आप IMF के सामने लेट गए और अपनी आवाम का आपने सौदा कर दिया, आपने अपनी मईशत का सौदा कर दिया। आप किस मुंह से बात करते हैं। पिछली हुकूमतों ने तो आवाम को रिलीफ दिया था, पिछली हुकूमतों में तो आवाम सुख का सांस लेते थे, लेकिन तब्दीली के नाम पर जो आपने इस कौम को सुहाने ख्वाब दिखाए थे, आज इस कौम ने तौबा कर लिया। और वो लोग देखते हो, आप देख रही हैं कि इस वक्त कराची से लेके खैबर तक हर जगह जहां इलेक्शन हो तो दूसरी पार्टी, चाहे पीपल्स पार्टी और PMLN, दीगर पार्टी अपोजिशन की कामयाबी हासिल कर रही है। हुकूमत को बुरी तरह लोग कोस रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि हमारी इससे जान छूटे। और यही वजह है कि हमारे तमाम धरने हों, हमारे मुजाहरे हों, हमारे जलसे हों, उसमें आवाम की कसीर तादाद निकल के आ रही है कि इस वजीर आजम के कहने पे हमने तो जो चंद लोगों ने वोट दिया वो भी अब तौबा कर रहे हैं। तो आप किस मुंह से जो है आप कहते हैं मैं तो क्या आवाम के पास जाएंगे, क्योंकि आपने तो जाना नहीं, आप तो सिलेक्टेड है, आ गए थे, अब बार बार सिलेक्ट होंगे। आवाम वो दिन आने वाले नजर आ रहे हैं जितनी महंगाई हो रही है कि यहाँ पर हमले होंगे आपके फूड स्टोर्स पर, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, हम सबके सामने है कि लोग बेरोजगार हैं, लोगों के पास जरिए माश नहीं है, आपने सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ाई, आपने हर चीज को जो है महंगा कर दिया, फिर पिछली हुकूमतों पे डालते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं अली गौहर बदर साहब आपकी तरफ आऊंगी। IPPs के मुआहदे आप लोगों के ऊपर ही डाले जा रहे हैं, बिजली की 5 रुपए फी यूनिट फिर कीमत बढ़ रही है, कहा जा रहा है कि आपके वो महंगे तरीन मुआहदे हैं जिसकी वजह से हुकूमत को इतनी महंगाई करनी पड़ रही है। देखिए रिदा, सूरत ये है कि ये इनकी इस हुकूमत की जो नालायकियां हैं, इस हुकूमत की नालायकियां और करप्शन को छुपाने के लिए मां सवाए बेतुके बयानात देने के इनको और कोई काम नहीं। इनसे ये पूछें कि अगर बिजली के रेट फॉर एग्जाम्पल इनके बकौल इनके हमने बढ़ाए हैं, तो इनसे पूछे कि चीनी के रेट भी हमने बढ़ाए हैं, इनसे पूछे कि अद्वियात के रेट 600% भी हमने बढ़ाए हैं, इनसे ये पूछे कि आटे का रेट भी हमने बढ़ाया है, इनसे पूछे कि ये जो सारी रोजमर्रा की अशिया है उनके रेट भी हमने बढ़ाए हैं। जब से ये हुकूमत में कितने 100% तो गैस की इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं। मुझे ये बताएं कि जो इन्होंने बाहर से LNG मंगवानी थी उसके वो टेंडर करने थे और टाइम पे नहीं किया और पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया, वो हमने पहुंचाया। जिस वक्त कोरोना के पेंडेमिक में पूरी दुनिया में पेट्रोल की प्राइस 0 हो गई थी और इनका जो माफिया है जो इनकी ATM में अरबों रुपए खाए और इनकी जेबों में डाले, वो भी हमने किए थे। ये झूठ बोलते हैं। हमारे वक्त में ज़राई ट्यूबवेल का यूनिट जो था वो 5 रुपए में मिलता और आज देख ले वो यूनिट जो है वो 12-14 रुपए से लेकर 20 रुपए के करीब तक पहुंच चुका है। अगर हमने जिस वक्त हमने बिजली के पैदा करने के मतलब है कि प्रोजेक्ट किए, उस वक्त 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस था। लोग सारा दिन अपनी दुकानों को और अपने कारोबार को जनरेटर चला कर किया करते थे और उस वक्त हमने बिजली के सस्ते तरीन रेट दिए। आज इनसे एक तो वो हमारी लाए हुए किए हुए प्रोजेक्ट्स में अब भी कई जगहों पर लोड शेडिंग होती है, ये बिजली के वो प्रॉपर चलाते भी नहीं है कारखाने, और ऊपर से इन्होंने कीमतें, भाई मुल्क तो आपने गिरवी रख दिया, पाकिस्तान के पैसे की आपने डिवेल्यूएशन कर दी। जब अरबों रुपए
देखिए, जब नैब का इदारा विक्टिमाइजेशन पर लग जाएगा, जब पाकिस्तान की ठीक है। हुकूमतें दिन रात पैसा चुराने पर लग जाएंगी, ठीक तो है, पाकिस्तान में महंगाई के अलावा अवाम के हिस्से में फिर महंगाई मुझे आएगी ना। सही है। फिर कोई अवाम के मैं हिस्से में इब्राहिम तो साहब कोई से सा बस प्रोजेक्ट नहीं। मैं ठीक है इब्राहिम साहब से वन लास्ट कमेंट इसी पे ले लूं कि ये जो कह रहे हैं कि जी आप लोगों ने बिजली के अलावा दीगर चीजों को भी महंगा किया है, उसके लिए तो जो अशरफ खुर्दनोश की रेगुलर की चीजें उस पर तो आईपीपीस के साथ मुआहदे नहीं है ना इब्राहिम साहब, तो फिर बाकी चीजों का जवाब कौन देगा? देखिए, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि जी बाकी जो ओवरऑल महंगाई आई है वो कोविड की वजह से आई है, और वो पूरी दुनिया में आई है, तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आई। आप कंपैरिजन उठा के इसका पूरी दुनिया के साथ मिला के देख लें, वो आपको मकसद है पाकिस्तान के, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वहां पर इस वक्त भी आप शाह खुर्दनोश की जो है वो कीमतें और पाकिस्तान की कीमतों को आप कंपैरिजन करके देख लें, हम किसी लिहाज से उनसे महंगे नहीं हैं। ये पूरी दुनिया का एक कोविड इफेक्ट है, जिसको के मकसद है इंशाल्लाह अगले 6 माह के अंदर हमें लग रहा है कि ये कोविड का चलिए, इशू खत्म हो ठीक जाएगा, है, खुदा करेगा, और ये बेहतरी की तरफ चले जाएंगे मामला। ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब। इंशाल्लाह जी कोविड की तरफ जाएगा। शाहिदाबाद जी आपकी तरफ आऊंगी, ये जाता हुआ लग रहा है आपको? देखिए, कोविड तो एक वबा है, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान फिर भी बहुत महफूज रहा, और क्रेडिट भी प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड खुद ही लेते रहे कि जी हमारा पाकिस्तान महफूज रहा, हमारी मईशत को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने जो है स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस कराया। जब ये सब कुछ था, तो आज जब मईशत पे बुरा हाल है, तो आप कोविड को इल्जाम ठहरा रहे हैं, आप अपनी नाअहली को, नाकामी को क्यों छुपा रहे हैं, क्यों कोविड के आड़ में छुपना चाह रहे हैं, या किसी और कभी कुछ तो या पिछली हुकूमतों पे कभी डाल देते हैं, कभी कोविड का सहारा लेते हैं। आप अपने एटीएम माफिया देखें कि आटा महंगा हुआ, आटे की इंक्वायरी हुई, पता चला जो जो माफियाज था उनको आपने 300 अरब 350 अरब की सब्सिडी किसको दी, पूछे तो सही वो कौन लोग हैं जो 2002 की कैबिनेट में भी थे, 8 की कैबिनेट में भी थे, 13 की कैबिनेट में भी, और आज आपके साथ भी वो माफिया कैबिनेट में बैठा हुआ है और सब्सिडी को एंजॉय कर रहा है। किस नाम की सब्सिडी दी जा रही है? ये क्या कौम का पैसा है, या ये भी आपके बाप का पैसा है? इसी तरीके से आप चीनी के लिए आपने इंक्वायरी कमीशन बैठाया, वाह जी वाह, क्या प्राइम मिनिस्टर के इक़दाम थे। और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब उनको वोटिंग की जरूरत हुई, तो वो सारी इंक्वायरी कमेटी रद्दी की टोकरी में चली गई, और फिर उनको भी सब्सिडी दे दी गई। इसी तरह दवाइयों में कोविड की आड़ में आपने जो अरबों खरबों का घपला किया है, और जिसके लिए आपका जो बीआरटी जो आपका बीआरटी था या बिलियन ट्री था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी तहफुजात का भी इजहार किया, आपने उसके नाम पे भी अरबों खरबों रुपए खाए, और आप जो है मौरिद इल्जाम दूसरों के ठहराते हैं। आप ये नहीं चल सकता। ठीक है, नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा चुके हैं, और अब भी आप जो है अभी भी बहाने ढूंढ रहे हैं। ठीक है शाहिदाबाद जी, ठीक है, ये पॉइंट आ गया आपका कि अभी भी जो है हुकूमत हीले बहाने ढूंढ रही है। अच्छा, ये इस पे मैं थोड़ा सा, चूंकि मोहम्मद इब्राहिम साहब को मालूम नहीं था एंड ही वाज अनअवेयर ऑफ इट, मेंबर कौमी असेंबली हमारे साथ थे, तो मैं जरा सिंध से ही किसी रहनुमा को ले लूं आज इस वाले मामले पर। तो फिरदौस शमीम नकवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी, मरकजी सीनियर रहनुमा पीटीआई के। फिरदौस भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। ये जो आज इशू हुआ है कराची के अंदर एहसन इकबाल साहब के साथ, और जो इशू बना है अभी, जैसे कि लिगौर बलोच साहब भी कह रहे थे और अना मशरूद साहब भी, कि जी ये इस्तेमाल किया गया है पीटीआई की गवर्नमेंट ने इदारों को एक मरतबा फिर, और आप लोगों ने इसको गलत तौर से इस तरह से मिसहैंडल किया है, जो कि होना नहीं चाहिए था। क्या वाकई ऐसा है? तो मैं समझता हूँ कि पहली चीज तो ये बताइए कि पाकिस्तान की तारीख में कितनी दफा ये हुआ है कि अगर संग बुनियाद किसी के जमाने में रखा गया हो और इफ्तिताह किसी और के दौर में हो रहा हो, तो जिस पार्टी ने या जिस शख्स ने संग बुनियाद रखा हो, जो कि मफरूर भी हो, उसके जगह कोई और नुमाइंदा आके किसी चीज का वो जो है वो इनॉग्रेशन करते, बहुत ही जिसे कहते हैं डाउन रेटेड, डिग्रेडेड हरकत है, पहुंचे हथकंडा है। आपको अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू किसने कहा? आज तक किसी ने पीटीआई ने कहा कि हमने ये मंसूबा हमने शुरू किया? हमने तो ये कहा कि ये मंसूबा तकमील हम कर रहे हैं। हम ये मंसूबा वो मंसूबा भी नहीं है जो नवाज शरीफ का मंसूबा था। नवाज शरीफ का मंसूबा जो था उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फेडरल गवर्नमेंट ने देना था, और बाकी सारी चीजें माफी चाहता हूँ, जी जी,
बाकी सारी चीजें जो थी वो सूबाई हुकूमत ने दे दी। सूबाई हुकूमत ने ना बसें लाई, ना IT सिस्टम लाई, ना बाकी काम जो उन्होंने करने थे वो किए। अच्छा, ये सूबाई हुकूमत ने एक और छोटी सी मंसूबा था जो साथ के साथ शुरू हुआ था, जिसको ऑरेंज लाइन कहते हैं। फिरदौस भाई ये सारी चीजें पता है, ये सवाल ये नहीं है फिरदौस भाई, सिर्फ सवाल ये है, अर्ज ये है कि जो आज सिचुएशन इमर्ज हुई, एहसन इकबाल साहब को चोट भी आई है, सारा जो सिनेरियो कियोस्क हुआ एक अलामती इफ्तिताह था। इफ दे वर डूइंग इट, क्या वो किसी को नुकसान पहुंचा रहे थे वहां पे कि इस तरह की ये जो आज सिचुएशन इमर्ज हो गई? मेरे ख्याल से देखिए, पहली चीज तो ये ऐसा काम हरकत एक इतने सीनियर आदमी को करनी नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ये लोग जानबूझ के खुद इश्तिहार पैदा करते, ये पिटने गए थे तो पिट गए, वरना आदमी जाते ही नहीं है, अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालते ही नहीं है। Why did they have to put themselves in the situation? जब आप जाके बदतमीजी करेंगे किसी के साथ तो अगला अगर कोई तो उन्होंने किसके साथ बदतमीजी की? हमें नहीं ठहराइए ना, हमने तो ना रोका ना हमें इन्फॉर्म किया। लेकिन वो कह रहे हैं कि इदारे तो आपके मातहत है ना, गवर्नमेंट के वफाकी हुकूमत के अंडर आते हैं, उन्होंने खुद कराया है ये सब कुछ। लेकिन क्या उन्होंने परमिशन दी थी किसी से? हाँ। इन्फॉर्म किया था DC को? क्या इसका कोई तरीक़ाकार नहीं होना चाहिए? अच्छा, पता अलामती एक इनॉग्रेशन के लिए परमिशन लेनी चाहिए थी, आप कहते हैं? कल वो जाके तो है किसी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में घुस जाए कि ये मंसूबा भी हमने रखा था, क्या इजाजत होनी चाहिए? नहीं हो सकती ना। लेट्स बी रीजनेबल। आप अनरीजनेबल बातें करेंगे तो आपके साथ अनरीजनेबल काम होगा। चले ठीक है, सही है, बहुत शुक्रिया। मैं अली गौहर बलोच साहब, ये आपने सुन ली उनकी बात, आप इस पे कमेंट कर दें, लास्ट कमेंट। जी देखिए, मैंने अभी आपको व्हाट्सएप की है। हाँ और जी। ये शबीर नकवी साहब मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है, लेकिन मकसद है कि झूठ पे झूठ बोले जा रही है इनकी पार्टी। हाँ। ये अभी मैंने आपको व्हाट्सएप किया और आपने देख लिया होगा। ये उस वक्त की है, ये आज की नहीं है, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब, इधर आप इनको पढ़ के सुनाए फिरदौस तमीम नकवी साहब को कि मियां नवाज ये ऊपर क्या लिखा हुआ है। कराची ग्रीन लाइन बस विल बी मोर ब्यूटीफुल देन लाहौर मेट्रो, PM नवाज शरीफ साहब जी। हाँ, तो मकसद ये है कि ये झूठ बोले, ये ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट 80% हमारी गवर्नमेंट का फंडेड है, 80%, और 80% इस पर काम संगे बुनियाद नहीं रखा था। नकवी साहब मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है, लेकिन ये कम से कम झूठ की कहानी तो ना आवाम को सुनाए। आवाम को पता है कि ये प्रोजेक्ट किसका था, इसका 80% काम किसने मुकम्मल किया था। भाई आपको शर्म आनी चाहिए, आप कोई अपना प्रोजेक्ट करें तो कराची के लिए, कराची ने आपको इतनी सीट्स आपने चुराई है, कराची का मैंडेट चुराया है, कराची ने कोई काम तो करके दिखाएं आप। वो मास्क वाए आप पुराने किए हो, कभी आप पीपल्स पार्टी के प्रोजेक्ट के ऊपर फटियां लगाते हैं, कभी आप नून लीग के प्रोजेक्ट के ऊपर जाकर तख्तियां लगाते हैं। ये मोटरवे का जो हमारे किए हुए इफ्तिताह है, मैंने अभी आपको मोटरवे का हवाला दिया कि उसका इफ्तिताह वो कह रहे हैं कि परमिशन लेनी चाहिए थी, वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि परमिशन लेनी चाहिए थी। अब किस चीज की परमिशन, ये दिस इज स्टिल आई एम कंफ्यूज, परप्लेक्स एज वेल। शाहिदा जी, आप इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगी? 10 सेकंड से बस मैं वाइंड अप की तरफ जा रही हूँ। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो कुछ हुआ, मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया, वो इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन, सीनियर रहनुमा के साथ इस तरह से कभी भी गवर्नमेंट को, हुकूमत सब कुछ जानबूझकर इस तरह के इक़दाम कर रही है, और ये उसकी बौखलाहट का नतीजा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा आपका, अली गौहर बलोच साहब आपका, आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, फिरदौस नकवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में एक बात इंपॉर्टेंट आज की खबर थी जी कि क्या हुकूमत चीन अमेरिका में सदमहर और फासले दूर करने में कामयाब होगी, क्योंकि अमरीकी सरबराही में जमहूरियत पर कॉन्फ्रेंस होने की बात है। पाकिस्तान के शुक्रिया के साथ शिरकत से माजरत हो गई है। अब चूंकि अमेरिका चीन को वर्ल्ड वॉर का हिस्सा अमेरिका चीन कोल्ड वॉर का हिस्सा बनना नहीं चाहते, वजीर आजम साहब ने ये फैसला किया है। इसके ऊपर इंशाल्लाह आइंदा जो अब हम अगले हफ्ते प्रोग्राम करेंगे, उसमें बहुत खास एक प्रोग्राम भी करेंगे और उसमें भी जानेंगे कि इस हवाले से खास तौर पे जो दोस्त ममालिक हैं जैसे कि चाइना, उनके क्या इसमें मौकिफ है, और खास तौर पे अमेरिका भी इस हवाले से क्या कहता है। दोनों चीजों पे जी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बात करेंगे। हफ्ते के रोज का आखिरी प्रोग्राम होता है। इसी का साथ अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।